नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन पॉइंट में। आज अपने बात करते हैं डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। जो अंगूर वर्गीय फल वृक्ष हैं उनमें मुख्य रूप से जो डिजीज़ लगती है वो एक फंगस के द्वारा उत्पन्न होने वाली डिजीज़ है जिसका नाम है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला भाग है वो लीफ और फल भाग है। इसमें जो लीफ है उसमें सबसे ज़्यादा संक्रमण लीफ की निचली सतह से दिखाई देता है, जो धीरे धीरे ऊपरी सतह पर फैल जाता है और फल के गुच्छे खराब हो जाते हैं तथा लीफ पर शुरुआत में हल्के पीले स्पॉट दिखाई देते हैं जो बाद में रेडिश कलर में चेंज हो जाते हैं और लीफ येलो कलर की होकर नीचे गिर जाती है। डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ दुनिया के सभी अंगूर उगाने वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से फैलता है। अंगूरों की अत्यधिक विनाशकारी बीमारी है यह बीमारी 10 डिग्री सेल्सियस से तापमान तथा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर तापमान पर बसंत और गर्मियों की वर्षा होती है उस समय सर्वाधिक फैलती है। सर्वप्रथम 1885 में PM मिलार्डेट ने पहली बार बोर्डो मिश्रण कॉपर सल्फेट और लाइम का इस्तेमाल किया और इस रोग को नियंत्रित किया और इसी बोर्डो मिश्रण की शुरुआत से ही फ्रांस में अंगूर के बागों में इस बीमारी का नियंत्रण किया गया और एक रासायनिक युग की शुरुआत भी हुई। डाउनी मिल्ड्यू जो डिजीज़ है वो अंगूर के सभी हरे जो हिस्से होते हैं, हरा भाग होता है जहाँ, वह अति संवेदनशील होता है। जो ग्रीन पार्ट्स होता है अंगूर की लीफ का, वो इस डिजीज़ के लिए बहुत ही अति संवेदनशील होता है। जो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ है उसका जो पैथोजन है उसका नाम है प्लाज्मोपोरा विटिकोला। पैथोजन प्लाज्मोपोरा विटिकोला। इस पैथोजन के कारण डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ फैलता है। अंगूर में जो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ है उसके जो पहले लक्षण हैं वो आमतौर पर संक्रमण के 5 से 7 दिन बाद ही लीफ पर दिखाई देते हैं। यानी कि जो लीफ पर जो संक्रमण है वो 5 से 7 दिन बाद इन्फेक्शन होने के बाद ही दिखाई देते हैं। जो फोलियर लक्षण है, जो बाहरी स्पॉट होते हैं, वो एक ऑयली स्पॉट होते हैं, यानी ऑयली स्पॉट एक धब्बे के समान होते हैं जिनका रंग पीला व गोलाकार होता है, जो धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। यह युवा लीफ यानी जो नई लीफ निकलती है, यंग लीफ, युवा लीफ पर युवा ऑयल स्पॉट जिनके टुकड़े कलर भूरा पीला प्रभामंडल से घिरा रहता है। जो नेचुरल कलर होता है लीफ का वो ग्रीन कलर होता है, उसकी बजाय इस डिजीज़ के कारण जो प्रभामंडल होता है उसमें हल्का पीला रंग आ जाता है। यह प्रभामंडल टेल पार्ट परिपक्व होते हैं। जब यह धीरे धीरे परिपक्व होता है तो यह लीफ येलो कलर में चेंज होती जाती है। अंगूर की जो किस्में होती है एक तो ग्रीन कलर की होती है और एक ब्लैक कलर की होती है और एक रेड कलर की होती है। जो सफ़ेद फंजाई है वो अंगूर की नेचुरल जो किस्में होती हैं उन पर पीले कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं और कुछ लाल अंगूर होते हैं, एग्जाम्पल रूबी रेड, इसमें लाल कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं। जब इस डिजीज़ को अनुकूल मौसम मिलता है तो यह ऑयल स्पॉट अधिक मात्रा में विकसित होते हैं और लीफ की अधिकांश सतह को कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल चित्र नंबर 3। शुरुआत में चित्र नंबर 2 में स्पॉट ऑयल स्पॉट थे हल्के कलर के, धीरे धीरे चित्र नंबर 3 में ये स्पॉट प्रभामंडल कवर कर लिया और कवर करने के बाद में ये थोड़े मोटे हो जाते हैं। उपयुक्त रूप से जब गर्म नम रातें, जो सुबह का तापमान है वो गर्म हो और जो रात्रि है वो नम हो, उस समय यह डिजीज़ लीफ पर अधिक फैलता है और संक्रमित पौधा धीरे धीरे इसकी चपेट में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल चित्र नंबर 4। चित्र नंबर 4 में जब यह फंगस डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स
वृद्धि करती है तो एक सफ़ेद फफूंद, जिसे स्पोरेंजिया कहते हैं, यह लीफ की निचली सतह पर दिखाई देती है। जो निचली सतह होगी लीफ पर, उस पर सफ़ेद कलर की स्पोरेंजिया या फफूंद दिखाई देती है, जो नीचे की ओर वृद्धि करती है। इसी के कारण इसका नाम डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ रखा गया। और शुरुआती गिरावट में रोगग्रस्त पत्तियां, जो लीफ है, वो टेपेस्ट्री की तरह दिखाई देती है। जब रोगजनकों की वृद्धि सिराओं, जो पैथोजन होता है, उसकी जो वृद्धि या जो नई सिराएं होती हैं, फॉर एग्जाम्पल नंबर 5, चित्र नंबर 5 में प्रतिबंधित होती है। सक्रिय डाउनी मिल्ड्यू की पुष्टि, यानी जो जीवित डाउनी मिल्ड्यू है उसकी जो पुष्टि है वो बैग परीक्षण द्वारा की जा सकती है। जो चित्र नंबर 5 है, अगर उसमें सक्रिय डाउनी मिल्ड्यू उसका पता कैसे लगाएं, तो उसके लिए बैग परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण को करने के लिए जो रोगग्रस्त लीफ होती है या फल होता है, उनके गुच्छों को प्लास्टिक की थैलियों में सील कर देते हैं और रात भर अंधेरे में रखते हैं। गर्म 13 से 28 डिग्री सेल्सियस 55 से 82 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर रखा जाता है। अगर संदिग्ध ऑयल स्पॉट नीचे या शूट या फलों के गुच्छों के नीचे ताजे सफ़ेद रंग के निचले स्पोरोलेशन चित्र दिखाई दें, यानी जो बैग टेस्ट होता है उसका परीक्षण कैसे करें, उसके लिए जो गुच्छा है या लीफ है उसको एक प्लास्टिक की थैली में रात भर के लिए 13 से 28 डिग्री तापमान पर बंद करके रख देते हैं। जो संदिग्ध ऑयल स्पॉट हैं, जो संदिग्ध ऑयल स्पॉट होंगे, यानी जिसमें जीवित सक्रिय डाउनी मिल्ड्यू होगी, वो ग्रोथ करने लगेगी और उसका कलर सफ़ेद रंग का होगा और स्पोरोलेशन दिखाई देंगे, चित्र नंबर 4 की तरह। जो परिपक्व गुच्छे होंगे, यानी जो गुच्छे होंगे परिपक्व, उनमें रोग सूचक का पता लग जाएगा। अगर उसमें डाउनी मिल्ड्यू डिजीज होगी तो वो ग्रोथ करती हुई दिखाई देगी 13 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। आदर्श स्थिति में स्पोरोलेशन जो वृद्धि है वो 13 से 28 डिग्री तापमान पर ही होती है तथा युवा फलों के गुच्छों को संक्रमित हिस्से भूरे व मुरझाए हुए दिखाई देते हैं तथा तेजी से जो फल गुच्छे होते हैं उनके फल मरने लग जाते हैं। यदि संक्रमण युवा गुच्छा या डंठल में होता है तो पूरा पुष्पक्रम मर जाता है। जो संपूर्ण पुष्पक्रम होगा चित्र नंबर 6 की तरह वो मर जाएगा और युवा जो गुच्छे होंगे उनका विकास नहीं होगा या वो डेड होंगे। अगर 3 से 5 mm व्यास के जो स्पॉट दिखाई दें या गुच्छा फीका पड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल चित्र नंबर 7, जो गुच्छा है वो खिलने के लिए 2 से 3 सप्ताह के भीतर संक्रमण के लिए प्रतिरोधी हो जाता है। अगर वो रेसिस्टेंट हो जाता है तब तो सारे फल बच जाते हैं, एक ही फल संक्रमित होता है। अगर वह रेसिस्टेंट नहीं हो पाता है इस डिजीज़ के प्रति तो वह संवेदनशील हो जाता है। 2 महीने के बाद अति संवेदनशील हो जाता है और संपूर्ण गुच्छा डेड हो जाता है। रोगजनक व पैथोजन। डाउनी मिल्ड्यू डिजीज का जो पैथोजन है वो प्लाज्मोपोरा वेटिकोला है। इसका जो रोग चक्र होता है इसमें अलैंगिक जन्म पाया जाता है, बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर पाए जाते हैं और फर्टिलिगेशन क्रिया द्वारा ओस्पोर का निर्माण किया जाता है। माइसीलियम पाई जाती है और माइसीलियम जर्म ट्यूब का निर्माण करती है तथा कोनिडिया पेरेनोस्पोरोलेशन क्रम में एक ओमेक्सी द्वारा जुड़े रहते हैं। इस समूह की कुछ अन्य कवक भी इस वर्ग में शामिल हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रोमिया, पेरेनोस्पोरा और स्क्लेरोस्पोरा।
अधिकांश टैक्सोनॉमिस्टों में अब एसोमाइसेट्स और बेसिडियोमाइसीज वाले फाइटोलेनेटिक्स समूह भी ओमाइसेटिस वर्ग में शामिल नहीं है। इनकी बजाय इन्हें ओमिस्टा वर्ग में रखा गया है। प्लाज्मोपोरा विटिकोला जो पैथोजन है, यह एक परजीवी कवक है, यानी दूसरे के ऊपर रहकर अपना भोजन ग्रहण करती है। किसी भी होस्ट पर अपना जीवन निर्भर करती है और अपना पालन पोषण करती है। यह ग्लोबेज हेस्टोरिया के माध्यम से जो जीवित पोषक उत्तक यानी जो जीवित होस्ट होते हैं उनके अंदर यह कवक अपने हिस्टोरिया के द्वारा प्रवेश करती है और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। जो हाइफा होती है वो होस्ट में बड़े पैमाने पर इंटरनल प्रवेश करती है और होस्ट के उत्तक के भीतर एंथ्रीडियम और अगोनियम यानी नर और मादा दो गैमेट्स बनते हैं। उनमें फर्टिगेशन की क्रिया द्वारा नए बीजाणु बनते हैं। प्लाज्मोपोरा विटिकोला को हेटेरोथैलिक्स प्रकृति का दिखाई देता है। जो इनमें फर्टिगेशन क्रिया होती है उसके बाद जो बीजाणु बनते हैं वो एक ओस्पोर का रूप लेते हैं, उनको ओस्पोर बोलते हैं। और ओस्पोर एक रेस्ट अवस्था होती है। इसमें बीजाणु रेस्ट अवस्था में लंबे समय तक पड़े रहते हैं। डाउनी मिल्ड्यू डिजीज है, उसको फैलाने के लिए जो oospore है वह प्राथमिक इनोकुलम का कार्य करता है। जो पौधे के ऊपर लीफ लगी होती है उसमें अगर डिजीज लगा है और वो लीफ ज़मीन पर गिर जाती है या कूड़े में गिर जाती है तो उसमें जो फंगस के बीजाणु हैं वो ओवर विंटर अगले वर्ष हेतु जीवित बने रहते हैं मिट्टी में संपर्क में आने पर। और लीफ धीरे धीरे खत्म हो जाती है या उसे मिट्टी में दबा दिया जाता है। जो oospore होते हैं, जब वातावरण में मौसम इनके अनुकूल होता है तो यह oospore एक रोगाणु या जर्म ट्यूब का निर्माण करते हैं। यह जर्म ट्यूब आगे बढ़कर स्पोरेंजिया में बदल जाती है और जो स्पोर स्पोरेंजिया के भीतर भरे रहते हैं। oospore से स्पोरेंजिया का निर्माण हुआ और स्पोरेंजिया में ढेर सारे जूस्पोर भरे रहते हैं। जो जूस्पोर धीरे धीरे वातावरण में रिलीज हो जाते हैं। स्पोरेंजिया जब ब्रेक होती है यानी फट जाती है तो उससे जूस्पोर रिलीज होते हैं। जूस्पोर रिलीज होने के बाद पौधे के प्राकृतिक छिद्रों द्वारा इनका प्रवेश किया जाता है। यानी जो इन्फेक्शन का कार्य है वो जूस्पोर के द्वारा किया जाता है। जो जूस्पोर होते हैं वो बाइफ्लैजिलेट होते हैं। केवल ग्रीन होस्ट जो नई लीफ होती है उनके उत्तक में स्पोरेंजिया और जूस्पोर आसानी से वातावरण या कीटों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ाए जाते हैं या पहुंच जाते हैं तथा कम आर्द्रता और धूप के संपर्क में आने से या नमी अगर कम होगी और धूप के संपर्क में आएंगे फिर यह 2 से 3 घंटे के भीतर मर जाते हैं। अगर यह धूप के संपर्क में नहीं आएंगे और आर्द्रता ज़्यादा नहीं होगी तो यह नहीं मरेंगे और नए होस्ट तक पहुंचकर संक्रमण कर देते हैं। शांत वातावरण और आर्द्र परिस्थितियों में 24 घंटे से अधिक समय तक लीफ की सतह पर यह जूस्पोर जीवित रह सकते हैं और रोगजनक के माध्यमिक यानी मीडियम प्रसार के रूप में कार्य करता है। यानी प्राथमिक जो प्रसारण का कार्य है वो oospore का होता है, माध्यमिक स्पोरेंजिया का होता है और अंतिम जूस्पोर का होता है।
इसमें ट्रैक लाइक स्पोरेंजिया, सफ़ेद नींबू के आकार का स्पोरेंजिया होस्ट ऊतक के भीतर एक माइसीलियम उत्पन्न करता है। यानी जो स्पोरेंजिया होता है वह सफ़ेद कलर का होता है और नींबू के आकार का यानी लेमन शेप का आकृति का पाया जाता है, और उसके भीतर एक माइसीलियम उत्पन्न होती है जो रंध्रों में, होस्ट के रंध्रों में प्रवेश करने का कार्य करती है। स्पोरेंजिया का प्रसार हवा या बारिश के छींटों द्वारा होता है, या तो एयर के द्वारा होगा या वर्षा की छींटों द्वारा इनका प्रसारण होता है। जूस्पोर जो पानी के द्वारा तैरते हैं, यानी जूस्पोर पानी के द्वारा इनका प्रसारण होता है। अंगूर की सतह पर एक रंध्र के पास, यानी जो प्राकृतिक छिद्र है उसके पास पहुंचकर जूस्पोर अंकुरित होता है और एक जर्म ट्यूब के माध्यम से होस्ट के अंदर प्रवेश कर जाता है, और एक समय व्यतीत होने के बाद स्पोरोलेशन यानी इन्फेक्शन दिखाई देता है। कुछ समय बाद यानी उसमें इन्फेक्शन दिखाई देता है। जूस्पोर और अंकुरित हो जाते हैं और ढेर सारे जूस्पोर या माइसीलियम का निर्माण करते हैं। सीजन के अंत में संक्रमित होस्ट या सामग्री ओस्पोर का उत्पादन करती है, यानी जो संक्रमित होस्ट था वह बाद में oospore का उत्पादन करता है, और oospore के बाद में स्पोरेंजिया का निर्माण होता है, और स्पोरेंजिया में जूस्पोर भरे रहते हैं। परिणामी ओस्पोर मोटी दीवार भित्ति वाले होते हैं तथा न केवल इंटरकॉर्पी अवधि के दौरान जीवित रहने वाले बीजाणुओं के रूप में कार्य करते हैं। यह एक मोटी भित्ति के द्वारा सुरक्षित रहते हैं और लंबे समय तक जीवित बने रहते हैं, और इनमें आनुवंशिक विभिन्नता पाई जाती है। चीज़ है उसका जो लाइफ साइकिल है यानी रोग चक्र, उसके अंदर जो संक्रमित लीफ है, शुरुआत करते हैं यहाँ से इन्फेक्टेड लीफ। इन्फेक्टेड लीफ पर ये ऑयल स्पॉट धब्बे उत्पन्न होते हैं, या तो लीफ पर होते हैं या फ्रूट्स पर होते हैं, दोनों में से किसी पर भी। तो लीफ पर अगर होंगे तो इस लीफ के अंदर जो हिस्टोरिया है, हिस्टोरिया के अंदर हाइफा प्रवेश कर जाती है, और हाइफा धीरे धीरे स्पोरेंजिया का निर्माण करती है। स्पोरेंजिया में जूस्पोर भरे जाते हैं। हिस्टोरिया से स्पोरेंजिया वायु या वर्षा के द्वारा फैलती है। जब वायु या वर्षा के द्वारा फैलती है तो ये जूस्पोर रिलीज होते हैं। जूस्पोर स्पोरेंजिया के अंदर, ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया में जूस्पोर भरे हुए हैं, और जूस्पोर जब यह ब्रेक होगा स्पोरेंजिया तो जूस्पोर रिलीज होंगे। रिलीज होने के बाद ये जूस्पोर नए स्टोमेटा तक जर्म ट्यूब द्वारा इन्फेक्शन करते हैं लीफ में। वापिस इस प्रकार जो जूस्पोर हैं वो नए स्टोमेटा में जर्म ट्यूब द्वारा इन्फेक्शन करते हैं लीफ में। इस प्रकार एक चक्कर तो ये हो गया। दूसरा चक्कर, स्टोरिया में हाइफा प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के बाद में इसमें स्पोरेंजिया का निर्माण होता है, यानी कि स्पोरेंजिया फुलफिल हो जाते हैं लीफ में, और यहाँ से इसमें दो गैमेट्स बनते हैं। एक तो है एंथ्रीडियम और एक है ओगोनियम। नर और मादा का क्रॉस होता है, यहाँ पे फर्टिगेशन होता है। फर्टिगेशन होने के बाद में ये टिश्यू में ऊदस्पोर का निर्माण करते हैं। ऊदस्पोर का निर्माण होने के बाद में धीरे धीरे ऊदस्पोर का आकार बढ़ने लगता है। इस ऊदस्पोर से स्पोरेंजिया का निर्माण होता है। स्पोरेंजिया में ढेर सारे जूस्पोर भरे रहते हैं। ये स्पोरेंजिया है, इसमें ढेर सारे जूस्पोर भरे हुए हैं। जब यह ब्रेक होगा तो यहाँ से जूस्पोर रिलीज होंगे। जूस्पोर बाइफ्लैजिलेट होते हैं, यानी दो शाखाओं वाले होते हैं। ये जो दो शाखाएं होती है ये चिपकने का कार्य करती है, या एक कीट के साथ चिपककर
नए स्थान पर जाने का कार्य करती है, बाइफ्लैजिलेट का कार्य। जूस्पोर नए स्टोमेटा में जर्म ट्यूब द्वारा पेनिट्रेशन से प्रवेश करता है और नई लीफ भेदन क्रिया के बाद ऑयल स्पॉट का निर्माण होता है। ऑयल स्पॉट का निर्माण होने के बाद में इसकी जो माइसीलियम है इसमें ग्रो कर जाती है और ग्रो करने के बाद में यह चक्कर चलता रहता है। की अवधि में ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहता है क्योंकि मृत लीफ या अंगूर के फल पर होस्ट में उत्तक या जो होस्ट होते हैं, जो लीफ है उसमें ऊज स्पोर बनते हैं। यह मर्दा में क्षारीय पौधा सामग्री या ऊस्पोर लंबे समय तक जीवित बनी रहती है। यानी मर्दा में ये जो ऊस्पोर होते हैं ये लंबे समय तक जीवित बने रहते हैं। ऊज स्पोर स्पोरेंजिया का उत्पादन करते हैं। स्पोरेंजिया जूस्पोर का उत्पादन करता है। स्पोरेंजिया और जूस्पोर बारिश यानी वर्षा की ऋतु में हवा के द्वारा निचले पत्तों और टहनियों के उत्तकों तक पहुंच जाते हैं। जब वर्षा की बूंदें जमीन पर टकराती हैं तो वो कुछ mm तक या कुछ सेंटीमीटर तक उछलती है, जिनके साथ यह ऊस्पोर उस लीफ को टच हो जाता है और निचली पत्तियों में संक्रमण शुरू होता है। ऊस्पोर अंकुरण के लिए 10 डिग्री सेल्सियस तापमान या 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान होना चाहिए। मिट्टी गीली होनी चाहिए तथा मिट्टी गीलापन जरूरी है क्योंकि जितनी भी फंगस है उसकी ग्रो करने के लिए मृदा नमी बहुत महत्वपूर्ण है और यह नमी 24 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए और वर्षा 10 mm या 0.04 इंच होना ज़रूरी है। एक बार जूस्पोर के रूप में होस्ट उत्तक में फैल जाने पर संक्रमण न्यूनतम 45 डिग्री सेल्सियस कुछ घंटे पत्ती के गीले रहने से यह रोग फैल जाता है तथा जूस्पोर तीव्र गति से संक्रमण का कार्य करते हैं तथा स्पोरेंजिया सूरज की रोशनी में 5 से 7 घंटे में निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए अधिकांश संक्रमण सुबह के समय अधिक होता है। संक्रमण हो जाने के बाद यह धीरे धीरे बढ़ता जाता है और हिस्टोरिया का निर्माण होता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियोफोर से होता है। संक्रमित लीफ अंगूर के उत्तक या गुच्छों के स्टोमेटा जो प्राकृतिक छिद्र हैं उनके माध्यम से प्रवेश करती है और स्पोरेंजियोफोर या स्पोरेंजिया 95 से 100% सापेक्ष आर्द्रता, जो आर्द्रता है स्पोरेंजियोफोर बनने के लिए वो 95 से 100% होनी चाहिए तथा 4 घंटे तक अंधेरी रात्रि होनी चाहिए। पर्ण छिद्र जो लीफ की निचली सतह पर पाए जाते हैं उनके द्वारा प्रवेश होता है या जो घाव बनाए जाते हैं उनसे भी प्रवेश हो जाता है। अत्यधिक उच्च तापमान के होने पर यह घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं, तब यह संक्रमण नहीं होता। अगर घाव खुले रहते हैं तो यह संक्रमण तीव्र गति से होता है। घाव में आमतौर पर कम से कम 22 से 24 दिनों के लिए तथा 2 से 3 महीने के लिए स्पोरेंजिया का उत्पादन करने की अधिकतम क्षमता पाई जाती है तथा पहले 4 दिन के लिए उच्च दर स्पोरेंजिया का उत्पादन होता है। जो स्पोरेंजिया है उसके बनने के लिए 2 से 3 महीने का समय लगता है और जो पहले जो 4 दिन होते हैं उसमें स्पोरेंजिया के बनने की दर अत्यधिक होती है। फिर स्पोरुलेशन बंद होने या कम
होता जाता है। धीरे धीरे स्पोरेंजिया या स्पोरुलेशन की क्रिया है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। स्पोरेंजिया को बारिश के छींटे तथा हवा के द्वारा संक्रमण स्थान तक भेजा जाता है, यानी या तो हवा के द्वारा यह स्पोरेंजिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है या बारिश के द्वारा पहुंचता है। स्पोरेंजिया हवा में लंबी दूरी तक पहुंच जाता है तथा स्पोरेंजिया से जूस्पोर पानी के द्वारा पौधे के निकट पहुंचते हैं। जो स्पोरेंजिया के अंदर जूस्पोर भरे रहते हैं वो पानी के साथ तैरकर नए पौधे तक पहुंचते हैं। ग्रेप्स को रोकथाम हेतु या डिजीज मैनेजमेंट के लिए कुछ उपाय: नंबर 1 जल निकास की उचित व्यवस्था करना, सिंचाई का सही प्रकार अपनाना, पौधों को ट्रेलिंग सिस्टम द्वारा चयन करना, अधिक नमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अधिक नमी फफूंद के विकास की पक्षधर होती है, यानी नमी अगर अधिक होगी तो फफूंद का विकास ज़्यादा होगा। अच्छा वायु आगमन की व्यवस्था होना, अंगूर की लीफ में अगर यह डिजीज़ लग जाता है तो लीफ को गीलापन है उसको कम करना, उसके लिए कुछ प्राकृतिक पैटर्न हैं जैसे लीफ कैनोपी या ट्रेलिंग सिस्टम या प्रूनिंग को बढ़ावा देना। माध्यमिक संक्रमण कम करने के लिए रात में बढ़ती आर्द्रता और पत्ती के गीलेपन से बचाने के लिए जहाँ तक संभव हो सके ओवरहेड सिंचाई के उपयोग से बचा जाना चाहिए तथा लीफ को जल्दी सुखाने के लिए प्रूनिंग की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जो लीफ कैनोपी है उसका अच्छे से प्रबंधन होना चाहिए। डाउनी मिल्ड्यू डिजीज ऑफ ग्रेप्स की रोकथाम के लिए आनुवंशिक प्रतिरोध वाइटिस विनिफेरा नामक जो प्रजाति है यह यूरोपियन प्रजाति है और यहाँ के जो काश्तकार हैं किसान हैं वो इस किस्म को ज़्यादा लगाते हैं और यह डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ के लिए अति संवेदनशील मानी जाती है तथा कार्बननेट, सोविग्नन और सेमिनल, कार्डिनोनिया और पिनोट नोरी और सुल्ताना जैसी किस्में भी अति संवेदनशील मानी जाती है। उत्तरी अमेरिका में जो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स है उसके लिए प्रतिरोधी कुछ किस्में हैं जैसे वाइटिस लेब्रुस्का, वाइटिस रोटेंडिफोलिया। इन किस्मों का चयन करना चाहिए तथा वाइटिस लेब्रास्का और वाइटिस नियाग्रा और वाइटिस कैटावब अति संवेदनशील मानी जाती है। इन किस्मों को ज़्यादा चयनित नहीं करना चाहिए। वाइटिस विनिफेरा का संकर उत्तरी अमेरिका प्रजातियों में अच्छी वाइन उत्पादन हेतु किया जाता है तथा हल्की फफूंद के लिए अधिक प्रतिरोधी भी है। जो शराब उपभोक्ता हैं वो ज़्यादातर संकर प्रजाति वाइटिस वेरिएटेला वाइन को अधिक पसंद करते हैं। इस हेतु रोग प्रतिरोधक क्षमता को शामिल करने के लिए वाइटिस विनिफेरा का रूट स्टॉक है उसका चयन किया जाता है और उस पर आनुवंशिक रूप से संशोधित कलम सेट की जाती है कृषि अनुसंधान क्षेत्रों में। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ डिजीज के रोग नियंत्रण हेतु रासायनिक नियंत्रण, प्री इन्फेक्शन सूक्ष्मात्मक तथा पोस्ट इन्फेक्शन सिस्टम या एंट्रेंट दोनों में फंजीसाइड का प्रयोग किया जा सकता है। डाउनी मिल्ड्यू के लिए जो पूर्व संक्रमण रसायन है उसके लिए जब फल मटर के आकार के या गुच्छे मटर के आकार के हो जाएं, जो फल हैं वो मटर के दाने के आकार के हो जाएं, तब उसमें छिड़काव किया जाता है और उसके लिए सबसे बढ़िया है कवकनाशी कॉपर आधारित बोर्डो मिश्रण या डाइथायोकार्बामेट का प्रयोग करें।
प्री इन्फेक्शन केमिकल का नियमित प्रयोग करते रहने से इस डिजीज से निजात पाई जा सकती है तथा संक्रमण मौजूद मौसम की स्थिति में नहीं फैलता।